अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बेसिकली रिवीजन क्लासेस नहीं है, ये नॉर्मल क्लासेस हैं। हम गैप्स को फिल कर रहे हैं जो जगह जगह पे छोटी छोटी चीज़ें छोड़ी हुई हैं, इसलिए रिवर्स ऑर्डर में अब चल रहे हैं। जैसे IS 1 के अंदर वो बाय बैक ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट छोड़ा हुआ है, जैसे IS 16 के अंदर मैंने एक दो चीज़ें छोड़ी हुई हैं, IS 36 के अंदर जहाँ जहाँ पे थोड़ी बहुत कमी कोताही कमी बेशी है वो इंशाल्लाह पूरी करते जाएंगे। MCQ को भी डिस्कस करते जाएंगे ताकि हम फुल फ्लैज जो है वो चीज़ों को कवर अप कर लें एंड होते होते। बाकी फिर भी कोशिश ही होती है फुल फ्लैज की, कमी बेशी तो बहरहाल बताकादा है बशरियत कहीं ना कहीं रह ही जाती है, पर अपने तरफ से कोशिश यही की जाएगी इंशाल्लाह कि हम सारा कुछ जो सिलेबस में वो पढ़ लें। अच्छा जी सुने, पेज नंबर मैं बाद में बताता हूँ, पहले सुन लें। अच्छा चलें पेज नंबर भी सुन लें। पेज नंबर 376 है, पेज नंबर 376। लेकिन अभी उस पेज को छोड़ें, अभी मेरी बातें सुने, फिर पेज के ऊपर जाकर देखते हैं। सबसे पहली चीज़, इस स्टैंडर्ड ने डिफाइन किया अकाउंटिंग पॉलिसी को कि वो क्या होती है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी, भाई देखो डेफिनेशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब स्टैंडर्ड्स आपके पास होंगे जो कि अभी तक आपके पास नहीं आ रहे, ठीक है ना? हाँ आ जाएंगे। वैसे मैंने ये वीक बच्चों को दिया है, जिसके पास आए या ना आए नेक्स्ट वीक में मैंने डिस्कस कर लेना है इनको यूज़ कैसे करना है। वो वीडियो आप अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, ठीक है? उसके बाद मैं आपको अब एंड पे एक सफ़ा दे दूंगा जिसमें सारे स्टैंडर्ड जो रेलेवेंट हैं उनके रेलेवेंट पैरा नंबर लिखे होंगे, जो आप फिर जब स्टैंडर्ड मिल जाएं उनको निकाल के ओपन करके उनको हाईलाइट कर ले। अब और कुछ कर नहीं सकता मैं, इतना लेट हो गया आईके की तरफ से स्टैंडर्ड्स का आना कि अब फिर वो साथ साथ तो चल नहीं सके। पर मैं आपको पैराज एक सफ़े के ऊपर लिख के दे दूंगा, वो आप रेलेवेंट पैराज हाईलाइट कर लेना, ठीक है? लेकिन नेक्स्ट वीक तक मैं फिर भी वेट कर रहा हूँ, बच्चे कह रहे हैं कि जी बस आए के आए स्टैंडर्ड्स, ठीक है? अच्छा, तो स्टैंडर्ड ये कहता है, अकाउंटिंग पॉलिसी कहते हैं बेसिस कन्वेंशंस रूल्स, बेसिस कन्वेंशंस रूल्स, बेटा बातें बंद कर दें अब, यूज्ड इन प्रेपरेशन ऑफ, यूज्ड इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या मतलब है जी? मिसाल के तौर पे, ये सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने एक इन्वेंट्री का आइटम ख़रीदा, अब आपने उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करना है, तो आप IAS 2 के पास गए और उससे पूछा मैं इनको किस पे वैल्यू करूं। IAS 2 ने कहा इसको FIFO पे रख लो या AFCO पे रख लो, ठीक है? अब आपने इनमें से जो सेलेक्ट कर लिया वो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी बन गई। आपने एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी, आपने स्टैंडर्ड से पूछा सब्सिक्वेंटली क्या करूं मेजरमेंट इसकी, स्टैंडर्ड ने कहा कॉस्ट मॉडल पे रख लो या फेयर वैल्यू मॉडल पे रख लो, कॉस्ट मॉडल पे रख लो या फेयर वैल्यू मॉडल पे रख लो, IS 40, ठीक है? आपने जो सेलेक्ट कर लिया वो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी बन गई। आपने लोन लिया, उसको यूज़ किया क्वालिफाइंग एसेट बनाने में, आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट, लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया, स्टैंडर्ड ने कहा इस इंटरेस्ट को, बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर दो, बोरिंग कॉस्ट इज कैपिटलाइज्ड, ठीक है जी? तो जब आपने क्वालिफाइंग एसेट पर लोन लेकर खर्चा किया और उस लोन पर इंटरेस्ट पे किया, तो उस इंटरेस्ट को आपने जो एसेट की कॉस्ट में ऐड किया, तो ये आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी बन गई, ठीक है? तो ये हैं बेसिस कन्वेंशन रूल्स, एग्जाम्पल्स थी कुछ, ठीक है जी, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है जी? तो बेसिस कन्वेंशन रूल्स, FIFO या AFCO फॉर इन्वेंट्री, फेयर वैल्यू या कॉस्ट मॉडल फॉर IS 40 या कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट, हमने क्या कह दिया कि इनमें से जो आप सिलेक्ट कर लें वो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी बन जाती है, ठीक है? अब अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट कैसे करें? स्टैंडर्ड ने कहा अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करना हो तो सबसे पहले देखो रेलेवेंट IFRS कौन सा है। क्या मतलब? आपने एक आइटम खरीदा, वो आइटम है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, तो आप क्या करोगे? IS 40 लगा दोगे? नहीं, IS 2 लगा लो। हाँ, IS 36 लगा लेते हैं। नहीं भाई नहीं, रेलेवेंट IFRS मौजूद है IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, तो ले जाओ उसके पास और उसको अप्लाई कर दो, वहां से अकाउंटिंग पॉलिसी मिलेगी आपको। तो अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करनी है तो सबसे पहला काम क्या करो? रेलेवेंट IFRS ढूंढो, ठीक है? तो ये तो एक बात हो गई ना। दूसरी बात अब मैं क्या कर रहा हूं कि सिलेक्शन अगर करनी हो, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी
तो कैसे सिलेक्ट करें? तो स्टैंडर्ड ने ना उसका एक ऑर्डर बता दिया। स्टैंडर्ड ने क्या कहा कि सबसे पहले तो देखो कोई रेलेवेंट IFRS मौजूद है तो उसको अप्लाई कर दो, रेलेवेंट IFRS। जैसे फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IS 40 है, जैसे फॉर इन्वेंट्रीज IS 2 है, जैसे फॉर PPE IS 16 है, रेलेवेंट IFRS। ठीक है, अगर रेलेवेंट IFRS, ये ऑर्डर यही रखना है, अगर रेलेवेंट IFRS नहीं है तो फिर सिमिलर IFRS की तरफ चले जाओ। क्या मतलब? जब तक IS 38 नहीं ना आया था, इंटेंजिबल का स्टैंडर्ड है, FAR 2 में आप पढ़ेंगे। टेंजिबल नजर आने वाले एसेट, इंटेंजिबल जो नजर नहीं आते, इनका भी एक स्टैंडर्ड है IS 38, आप जाके FAR 2 में पढ़ेंगे। जब तक ये ना नजर आने वाले एसेट्स का स्टैंडर्ड नहीं आया था ना, तब तक जो अकाउंटेंट्स थे वो ये कहते थे कि जी मिलता जुलता स्टैंडर्ड कौन सा है, वो नज़र आने वाले एसेट्स का IS 16 है ना, उसी को यूज़ करके हम IS 38 जब तक नहीं था हम इंटेंजिबल की काउंटिंग कर लिया करते थे। क्यों? तो ये IS 8 ने इसकी गाइडेंस यही दी हुई है कि आप क्या करो, अगर रेलेवेंट IFRS नहीं है तो सिमिलर IFRS की तरफ चले जाओ। बात समझ रहे हो? ऐसे ही वेबसाइट कॉस्ट आप जाके पढ़ेंगे FAR 2 में। IS 38 स्टैंडर्ड आ गया, उसमें वेबसाइट कॉस्ट की डिटेल उस तरह से नहीं थी, तो बस वो उसी को देखकर रेलेवेंट नहीं बजाय सिमिलर चीज़ों को देखकर चला रहे होते थे हम गुजारा। तो सबसे पहले तो रेलेवेंट IFRS देखें। भाई ये जो बच्चे सुबह वाली क्लास से 2-3 आए बैठे हैं हाइब्रिड के अंदर, ये क्लास में उनके बात हो गई हुई है स्टार्ट में, लेकिन मैंने स्टार्ट से दोबारा शुरू किया है ताकि ये एक पूरा पोर्शन बन जाए और यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाए। ठीक है, बहरहाल ये थोड़ी सी बात आप लोगों की क्लास के अंदर इनिशियली को 5-7 मिनट की हो गई थी। एनीवेज जी, सिमिलर IFRS यूज़ कर लें तो सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले रेलेवेंट IFRS जो उसका स्टैंडर्ड है वो ढूंढो, नहीं है तो सिमिलर की तरफ चले जाओ। अगर सिमिलर IFRS भी मौजूद नहीं है तो फिर यूज़ फ्रेमवर्क। यूज़, अब ये फ्रेमवर्क क्या होता है? ये सर वो चैप्टर 1 है, आपने पढ़ाया ही नहीं अभी। हाँ भाई, नहीं पढ़ाया। असल में ना आपने फ्रेमवर्क पढ़ा होता है, बहरहाल मैंने पढ़ाना तो है, ये एक लेक्चर उस पे एंड पे हम लगाते हैं। ये क्या है फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क क्या है? एसेट की डेफिनेशन, लायबिलिटी की डेफिनेशन, इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, कैपिटल क्या है, ये फ्रेमवर्क ही तो है। तो कहते हैं IS 8 वाले कि सबसे पहले तो रेलेवेंट IFRS देखो, अगर ना मिले तो सिमिलर IFRS देखो, अगर वो भी ना मिले तो फिर आप खुद बैठ के उस चीज को देखो। जैसे ये चीज मेरे सामने बैठी है, अब मैं इसको देख के कहूंगा कि ये एसेट है कि लायबिलिटी। अब इसकी नेचर देख के मैं फ्रेमवर्क अपनी जजमेंट को अप्लाई करके मैं फिर डिटरमिन करूंगा कि ये मेरा एसेट है। ठीक है, ये क्या है? ये मेरा एसेट है। ठीक है, बात समझे आप? सुने ना प्लीज यार, सुन लो। अच्छा, गोस्ट ऑफ लेग्स हैं आप लोग, हाँ, टॉक्स से नहीं मान रहे। अच्छा, आप सुने, ये तो है ऑर्डर। साथ ही स्टैंडर्ड ने, IS 8 ने साथ ही ये कह दिया कि आप ना सिमिलर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज को भी यूज कर सकते हैं हेल्प के तौर पे। क्या मतलब? हम यूज करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS। ठीक है, दुनिया के कुछ ममालिक ऐसे हैं जो इनको फॉलो नहीं करते, US गैप्स को फॉलो करते हैं, जिसमें US और कुछ और ममालिक हैं। ठीक है, US गैप्स हैं, गैप्स कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वो उनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, वो उनको फॉलो करते हैं। तो आपके सामने एक आइटम आया जिसको आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना है, ना तो IFRS में उसका कोई रेलेवेंट IFRS है, ना ही कोई सिमिलर IFRS है। तो US गैप्स में अगर उससे रेलेवेंट कोई IFRS मौजूद है तो फिर IS 8 कहता है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास वैसा रेलेवेंट IFRS मौजूद नहीं है। ठीक है जी, तो सबसे पहली बात तो हमने क्या की कि पॉलिसीज होती, अकाउंटिंग पॉलिसीज होती क्या हैं? क्या होती हैं जी? बोलो, लिखा हुआ है बेसिस कन्वेंशंस रूल्स। ठीक है जी, जैसे इन्वेंट्री के लिए FIFO या EFCO, जैसे IS 40 के लिए सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कॉस्ट या फेयर वैल्यू। फिर सेलेक्ट कैसे करें? मैंने कहा जी रेलेवेंट IFRS पकड़ो, जो वो कहता है IS 16 PPE के बारे में, PPE के बारे में वही करो। ठीक है, जो IS 38 इंटेंजिबल्स के बारे में कहता है, इंटेंजिबल को आ जाए तो उसके साथ वही ट्रीटमेंट करो। जो गवर्नमेंट के बारे में IS 20 कहता है वही करो। और अगर रेलेवेंट IFRS नहीं है अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करने के लिए तो सिमिलर की तरफ जाओ। अगर वो नहीं है तो फ्रेमवर्क यूज करो, अपनी जजमेंट लगाओ। ठीक है, और आप सिमिलर
किसी और स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी के कुछ सिमिलर स्टैंडर्ड को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, वैसे ये लिख लें, चलें ये भी, अदर बॉडीज स्टैंडर्ड्स मे ऑल्सो बी यूज, कुछ भी नहीं लिखना, सब कुछ लिखा हुआ है, ओके। अच्छा, उसके बाद जी, वंस द पॉलिसी हैज बीन सेलेक्टेड इट मस्ट बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली। ये IAS 8 के स्टार्ट के अंदर मैंने बताया था, पहले लेक्चर के स्टार्ट के अंदर। क्या, अकाउंटिंग पॉलिसी जब एक बार आप सेलेक्ट कर लेते हो तो फिर आपने उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना होता है, ताकि ओवर द ईयर्स आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल रहें। ये नहीं कि आपका दिल किया इस दफा FIFO, अगली बार दिल किया तो एफ को, फिर अगली बार दिल किया तो FIFO, फिर बाबा जी ख्वाब में आए तो एफ को। ऐसे नहीं करना, ठीक है। आपने एक बार जो अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट कर ली है तो आपके लिए जरूरी है कि आप उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करो, ठीक है जी। तो पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी, ये अकाउंटिंग लिखा है मैंने, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसी वंस सेलेक्टेड must be applied, इतना में बिलावल, must be applied consistently। क्यों? ताकि आपके ओवर द ईयर से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो कंपेरेबल है, ठीक है। अच्छा, मैंने पहले लेक्चर में, मैं रेफरेंस भी देता रहूंगा, पहले लेक्चर में ये भी आपको बताया था कि पॉलिसी वंस सेलेक्टेड मस्ट बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली, लेकिन इट मे बी चेंज हो सकती है पॉलिसी, चेंज हो सकती है पॉलिसी। किस वजह से? दो वजूहात हो सकती हैं, या तो जिस स्टैंडर्ड के तहत आपने पॉलिसी सिलेक्ट की थी वो स्टैंडर्ड ही बदल जाए। मैंने कहा था मिसाल के तौर पे पहले एक लाइफो हुआ करता था, एक ऑर्गेनाइजेशन ने लाइफो सिलेक्ट किया होता इन्वेंटरीज के लिए, और वो उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी थी कि स्टैंडर्ड बदला और लाइफो ही खत्म हो गया। अब मजबूरन क्या करना पड़ेगा उन्हें, लाइफो के अलावा कोई फाइफो या एफ को लेना पड़ेगा। नाउ दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, लेकिन ये किस वजह से हुआ? स्टैंडर्ड के बदलने की वजह से। तो अगर स्टैंडर्ड बदल जाए तो आपको अकाउंटिंग पॉलिसी, एक और एग्जांपल भी दी थी कि IAS 23 पहले पुराने वाला कहता था चाहो तो इंटरेस्ट क्वालिफाइंग एसेट वाले लोन के इंटरेस्ट को चाहो तो एक्सपेंस आउट करो, चाहो तो कैपिटलाइज करो। अब एक ऑर्गेनाइजेशन थी वो वाली बात पहले वाली मान के एक्सपेंस आउट कर रही थी कि IAS 23 बदल गया, उसने कहा नहीं चाहो कोई नहीं, लाजमी कैपिटलाइज करो। अब जो पहले एक्सपेंस आउट कर रहे थे उनकी पॉलिसी थी ये, अब उनको चेंज करना पड़ेगा। बोलो, तो ये क्या है? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की जा सकती है कब? जब स्टैंडर्ड ही बदल जाए, ठीक है। और दूसरी सूरत क्या है अकाउंटिंग पॉलिसी बदलने की? मैनेजमेंट वॉलंटैरिली भी बदल सकती है, मैनेजमेंट वॉलंटैरिली भी बदल सकती है अकाउंटिंग पॉलिसी को। फाइफो से एफओ पे चले गए, क्यों? बेटर प्रेजेंटेशन देगी यूजर को ये पॉलिसी, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो अगर आप। तो ये दो ही सूरतें हैं अकाउंटिंग पॉलिसी बदलने की, वरना कंसिस्टेंटली अप्लाई करनी है आप, ठीक है। अब अगर तो अकाउंटिंग पॉलिसी मैनेजमेंट ने वॉलंटैरिली चेंज की है तो फंस गए, फिर कोई ऑप्शन नहीं है, फिर रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई पड़ेगा। रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन किसे कहते हैं? पास्ट को भी सही करो, प्रेजेंट को भी सही करो, फ्यूट्यूरे को भी सही करो। ये है रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा, अगर स्टैंडर्ड बदला है और पॉलिसी बदली है तो फिर स्टैंडर्ड खुद ही बताया करता है कि आपने इसको रिट्रोस्पेक्टिवली करना है या प्रोस्पेक्टिवली, वो ऑप्शन दे दिया करता है स्टैंडर्ड, ठीक है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी वंस सेलेक्टेड मस्ट बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली, ठीक है। और चौथी बात क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसी may be changed due to change in standard IFRS, ठीक है जी, और voluntarily by management, ठीक है जी, voluntarily बाय मैनेजमेंट, ठीक है जी।
अच्छा जी, तो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन किसे कहते हैं भाई? पास्ट को भी सही करो, प्रेजेंट को भी, फ्यूचर को भी। प्रोस्पेक्टिव किसे कहते हैं? सिर्फ प्रेजेंट को और फ्यूचर को। तीन चीजें हमने पढ़ी थी इस IS 8 के अंदर। IS 8 के अंदर तीन चीजें थी। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ये हम करते हैं रिट्रोस्पेक्टिवली। रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इसकी होती है। एप्लीकेशन, पॉलिसी है ना, अप्लाई करके लाते हैं रिट्रोस्पेक्टिवली। दूसरी चीज हमने देखी थी प्रायर ईयर, एरर हो गया और उसकी आपने क्या की? करेक्शन। तो इस सूरत में भी आपने रिट्रोस्पेक्टिवली करके आना है। एप्लीकेशन नहीं, रीस्टेटमेंट। ये ना रीस्टेटमेंट, ये इसीलिए मैंने सुबह वाली क्लास वाले बच्चों के लिए भी यहीं से बात शुरू कर दी, क्योंकि मैं बड़ी तफसील से आराम से ये बातें कर रहा हूं। एमसीक्यूज जो होमवर्क में दिए हुए हैं, तो एमसीक्यूज के अंदर ये छोटी छोटी बातें भी आपके लिए रेलेवेंट हो जानी है। ठीक है, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होगी तो चेंज इन पॉलिसी की बात कर रहा है, रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट होगी तो प्रायर ईयर एरर करेक्शन की बात कर रहा है। छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, तो रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट। ठीक है जी। और लास्ट वन वॉज इस IS 8 में क्या है जी? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। चेंज इन, एक अंदाजा है, अंदाजा है। अंदाजा था जी कि हमारे जो है वो डेटर्स, हमारे डेटर्स में से 15 रुपए के डेटर्स जो हैं वो भाग जाएंगे। तो हमने प्रोविजन बुक की थी, याद करो प्रोविजन की। मैंने रिवीजन में एक लेक्चर ही दिया था सिर्फ, ठीक है ना। उसके अंदर क्या था, मिसाल के तौर पे 10 रुपए शक है जी, हमें 10 रुपए नहीं मिलेंगे, तो हमने 10 रुपए अंदाजे की बुनियाद पर रिकॉर्ड कर लिया था, बैलेंस एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। अगले पीरियड में गए थे तो 3 सिचुएशन मैंने बनाई थी। 10 का शक था, 10 ही भाग गए, नो चेंज इन एस्टीमेट, कोई मजीद एक्सपेंस बुक ना करो। 10 पे शक था, 15 भाग गए, मजीद 5 का एक्सपेंस बुक करो। पिछले साल को सही नहीं किया था, उसी साल में एस्टीमेट चेंज कर लिया था। 10 पे शक था, सिर्फ 7 भागे, तो 3 के एक्सपेंस को रिवर्स कर लिया था। नाउ दिस वाज चेंज इन एस्टीमेट। पिछले साल को जाकर नहीं छेड़ा था, करंट ईयर को सिर्फ सही कर लिया और फ्यूचर को। ऐसे ही फिक्स एसेट के अंदर था, लाइफ 10 साल सोची थी, 2 साल गुजरने के बाद लगा नहीं 5 साल ही है। तो जो पिछले 2 साल गुजर गए थे उनको तो कुछ नहीं कहा था, हमने सिर्फ करंट ईयर को छेड़ा था और फ्यूचर ईयर को छेड़ा था। ठीक है, तो ये क्या है? प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। तो अगर चेंज इन एस्टीमेट आए तो हम अकाउंटिंग के अंदर क्या करते हैं जी? प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। ठीक है जी, ठीक है जी। तो रिट्रोस्पेक्टिव, रिट्रोस्पेक्टिव किसे कहते हैं जी? पास्ट प्लस प्रेजेंट प्लस फ्यूचर, ये भी सेम ही है। ठीक है ना? ओहो जी, पास्ट प्लस प्रेजेंट प्लस फ्यूचर। ठीक है जी। और रिट्रोस्पेक्टिव सिर्फ क्या है जी? प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट को हमने नहीं छेड़ना। तो ये IS 8 था। ठीक है जी। क्या फ्यूचर नहीं करेंगे ना, बस ठीक है, प्रेजेंट को सही कर लो। बस सब कहने का ये प्रोस्पेक्टिव का मतलब ये कि पास्ट को नहीं छेड़ना। प्रेजेंट और फ्यूचर अगर होना है फ्यूचर तो फ्यूचर भी ले लो, नहीं होना तो बस प्रेजेंट को सही कर लो। ठीक है, अच्छा ले भाई, ये अकाउंटिंग पॉलिसीज पढ़ के आना है आपने, ये पहली बात मैंने की थी। एग्जांपल्स लाजमी पढ़नी है, एक एक लफ्ज पढ़ के आना है। 2-4 चीजें ऐसी होंगी जो आउट ऑफ सिलेबस इसमें लिखी हुई हैं, वो मैं खुद कटवाऊंगा आपको। आई के अपने लिख दी थी, एज इट इज उठा के लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है ना, वो मैं खुद कटवा दूंगा आपको, वरना आपने एक एक लफ्ज पढ़ के आना है। ठीक है, सिलेक्शन कैसे करनी है वो बातें यहां पर लिखी हुई जैसे मैंने आपको बताया था। फिर कंसिस्टेंटली अप्लाई करना, फिर रिट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, लिखा हुआ है। ठीक है, फिर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी व्हेन रिक्वायर्ड बाय IFRS या मैनेजमेंट वॉलंटरीली कर ले, एग्जांपल्स आ गई। और कैसे चलेंगे, रिट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव, इसकी डिस्कशन आ रही है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये सारी चीजें आपने एक बार तो पढ़ते चले जाना है। उसकी वजह यह है कि
जो है वो आपको एक एक चीज़ का पता होना चाहिए। बहरहाल मैं ये सारा रीड करा के आज आपको घर भेजूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं एक छोटी सी समरी आपके सामने रखना चाह रहा हूँ IS 8 की। सबसे पहली बात आपको मैंने लिखवाया था एक उसूल, ये लिखवाया था या बोला था, आपने लिख लिया होगा कि IS 8 हमें ये कहता है कि हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे 2 साल की और चेंजेस इन इक्विटी बनाएंगे 2 साल की और बैलेंस शीट बनाएंगे 3 साल की। ये रूल सेम है फॉर पॉलिसी चेंज और फॉर प्रायर ईयर एरर। यानी इनकम स्टेटमेंट 2 साल की, बैलेंस चेंज इन इक्विटी 2 साल की और बैलेंस शीट 3 साल की ही बनेगी, ये लाजमी है। ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि आपको डाटा ही तीसरे साल का ना दिया हो तो बैलेंस शीट कैसे 3 साल की बनाएंगे। बैलेंस शीट डाटा ही 1 साल का दिया हो तो 1 साल की बना लेंगे, लेकिन वैसे रूल बता रहा हूं आपको क्या ये सेट क्या कहता है। इनकम स्टेटमेंट 2 साल की, चेंजेस इन इक्विटी 2 साल की और बैलेंस शीट 3 साल की। ठीक है। अब जब नोट की बारी आई थी तो थोड़ा सा चेंज था पॉलिसी और एरर में, अगर आपको याद हो। पहला सवाल हमने किया था प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 में हमने अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर चेंज का नोट बनाया था। यह सवाल था, याद है आपको। हम खड़े थे 2003 में, तो हमने स्टेटमेंट 3 और 2 की बनाई थी, जैसे इनकम स्टेटमेंट का रूल है, नोट में भी वही लगाया था, और बैलेंस शीट भी 3, 2, 1 की बनाई थी। यानी अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगी तो नोट में करंट ईयर को भी प्रेजेंट करेंगे। ठीक हो गया भाई, समझ आता है। पहली बात, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी, इसके बारे में रूल पहले बता दिया। इनकम स्टेटमेंट 2 साल, चेंज इन इक्विटी 2 साल, बैलेंस शीट 3 साल, ये तो साइड पे हो गया। अब नोट की बारी आई तो अगर चेंज इन पॉलिसी का नोट बना रहे हो तो करंट 3 में खड़े हो, 3 को भी प्रेजेंट करो। ठीक है। लेकिन अगर प्रायर ईयर एरर की करेक्शन का नोट बनाओ, जैसे हमने इस सवाल में बनाया था वंडर लिमिटेड में, तो कौन से साल में खड़े थे? 2015 में। कौन से साल में खड़े थे जी? 2015 में। तो 2015 में खड़े होकर 15 को प्रेजेंट नोट में नहीं किया था। इनकम स्टेटमेंट इसमें भी 15 और 14 की बननी थी, चेंज इन इक्विटी 15 और 14, उसमें बैलेंस शीट 15, 14, 13। ये रूल अपनी जगह है, लेकिन जब नोट में आए तो एरर करेक्शन नोट के अंदर जिस साल में खड़े हैं उस साल को प्रेजेंट नहीं करना था। ठीक हो गया, समराइज हो गया ना, जरा स्टैंडर्ड ऐसे मुट्ठी में आ जाता है, ऐसे थोड़ा सा तो स्टैंडर्ड है बस। ठीक है। बाकी चेंज इन एस्टीमेट तो बस इतना सा नोट था, ड्यूरिंग द ईयर बला बला हुआ, जिस वजह से ये इफेक्ट पड़ा प्रॉफिट पे। करंट ईयर का प्रॉफिट इतना, फ्यूचर ईयर का प्रॉफिट इतना हो गया। एक छोटी सी वर्किंग करते थे हम करंट और फ्यूचर ईयर्स की, कुछ याद है? तो बस ये IS 8, बस और तो कुछ है नहीं इसमें। ठीक है। तो ये बातें जहन में रखते हुए हम थ्योरी को पढ़ना अब शुरू कर रहे हैं। ठीक है। बैड डेट का नोट कहां पे आ गया? नहीं, वो एस्टीमेट चेंज का नोट नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ ये वाला नोट लिखते हैं हम। ठीक है ना, उसके अंदर हम देख लेंगे। ठीक है। बहरहाल नहीं आता वैसे वो नोट, क्योंकि वो फेस के ऊपर ही हम चेंज कर देते हैं जी। थ्योरी पे आए जरा शुरू से। अब पहले 2 सफ़े तो मैंने कहा, आप पहला सफ़ा तो आप लाजमी पढ़ लेंगे ना सारा ही। ये सफ़ा और ये अगला टेबल सारा पढ़ लिया। अब मैं यहाँ से बात शुरू करता हूँ। ठीक है। ये अंग्रेज़ी पढ़ते जाएंगे, कोई मसला हुआ तो इसमें से उसको डिस्कस करते जाएंगे। थोड़ी सी हिम्मत करनी है अगले 20 मिनट, ताकि इसको फड़का दें, साइड पे कर दें, और फिर आपको MCQs में मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है। असल में आज IS 33 इसीलिए नहीं शुरू किया कि मैं IS 33 शुरू कर देता और ये पेंडेंसीज चलती साथ साथ, तो ये हर रोज़ ये IS 8 भी चल रहा होता 33 के साथ साथ। तो मैंने कहा चलो एक दिन और इस पर लगा के ज़रा इसको, और वो कहते हैं ना पंजाबी में कूंज लें, हाँ, ज़रा थोड़ा सा इसको इकट्ठा कर लें, कूंज लें इसको। तो कल से IS 33 शुरू करेंगे। छोटा मोटा काम तो चलता रहेगा, 7 का भी, 8 का भी, सबका साथ साथ। ठीक है। तो जी
रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन क्या होती है? अंग्रेजी में डेफिनेशन आपको पर्चे में अब तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एमसीक्यू आ सकता है, आप देखेंगे, ठीक है, एमसीक्यू आ सकता है, बहरहाल पढ़ के देखते हैं क्या कहता है। रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन क्या है, मुझे आप लोग बताओ, छोड़ इसको। एप्लीकेशन अप्लाई करना रिट्रोस्पेक्टिवली वो तब से जब से वो पॉलिसी चली आ रही है। अब उसको चेंज कैसे कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि पॉलिसी को ऐसे अप्लाई करो, चेंज वाली नई पॉलिसी को ऐसे अप्लाई करो जैसे सदा से हमेशा से ये ऐसे ही चेंज्ड चली आ रही है। इसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। उर्दू में अगर ये जुमला बोलूं तो क्या बोलूं मैं, क्या बोला मैंने? पॉलिसी चेंज हो गई, कहता है रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करो। क्या मतलब है रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का? रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का मतलब है कि इस पॉलिसी को चेंज करके ऐसे अप्लाई करो जैसे हमेशा से ये चेंज ही अप्लाइड थी, पुराने वाली थी ही नहीं। अंग्रेजी पढ़ के देखो। एप्लीकेशन ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी टू ट्रांजेक्शंस, अदर इवेंट्स एंड कंडीशंस एज इफ दैट पॉलिसी हैड ऑलवेज बीन अप्लाइड। ठीक है, अब वो कहता है वी रीस्टेट द फिगर्स एंड प्रोवाइड डिस्क्लोजर्स एज वेल। यही किया था हमने, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के अंदर रीस्टेटेड का लफ्ज लिखा था, यानी हमने फिगर्स को चेंज किया था और हमने नोट भी बनाया था। ठीक है, वी रीस्टेट द फिगर्स और वी ऑल्सो प्रोवाइड द डिस्क्लोजर यानी नोट। यही किया था ना भाई? नहीं, आप एक ही बार की चेंज करेंगे, ठीक है। अच्छा, 2 बार आ जाए जी। देखें, अगर आप पिछली बार चेंज आई होगी तो आपने तब एक नोट बना लिया होगा उस वक्त, ठीक है ना। अच्छा, अच्छे अकाउंटेंट हैं आप भाई, बात समझ आई है। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होगी तो हम इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की फिगर्स को भी रीस्टेट करेंगे और हम चेंज इन पॉलिसी का नोट भी बनाएंगे। बनाना सीखा हुआ है? आगे चलें। इम्प्रैक्टिकेबिलिटी, इम्प्रैक्टिकेबिलिटी की मैंने थोड़ी सी बात ज़बानी की थी, ज़रा सुन लो फिर पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड ने कहा ऐसे अप्लाई करो इस पॉलिसी को जैसे हमेशा से यही अप्लाइड थी। मिसाल के तौर पे पिछले 50 साल से आप फाइफो लगा के आ रहे थे, आपने एफओ कर दिया है, तो पिछले 50 साल से एफओ करके आओ, असल तो यही है रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। अब आपने कहा था, याद होगा मैंने कहा आपको वो एग्जाम्पल, आपने कहा था जी हम तो 5 साल से ज़्यादा का डाटा ही नहीं रखते। टैक्स वालों ने कहा उससे पहले उससे पिछला डाटा हम कितना संभाल के रखें, डाटा हम फारिग कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। तो सर ने कहा ठीक है 5 साल तक तो जा सकते हो ना, जाओ वापस। फिर आपने क्या कहा था जी वो तो आग लगी थी, तो सिर्फ पिछले 1 साल का डाटा अवेलेबल है। स्टैंडर्ड ने कहा ठीक है 1 साल तक चले जाओ। आपने कहा 1 साल का भी नहीं बचा। स्टैंडर्ड ने कहा कोई गल नहीं, ऐसे दफा सही कर लो। क्या मतलब? क्या मतलब? जहां तक जा सको वापस रिट्रोस्पेक्टिवली जाओ, ठीक है। और अगर रिट्रोस्पेक्टिवली जाना इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए तो स्टैंडर्ड कहता है फिर मुमकिन जहां तक जोर अपना लगा लो, जा सको चले जाओ, उससे आगे की तुम्हें क्या है? माफी। क्या है आगे? माफी। इम्प्रैक्टिकेबिलिटी इन रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन क्या कहता है स्टैंडर्ड? रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन माइट बी इम्प्रैक्टिकेबल, आग लग गई थी मिसाल के तौर पे। इन दिस केस अ कंपनी मस्ट अप्लाई इट फ्रॉम अर्लीस्ट पीरियड पॉसिबल, जितना अर्लीस्ट जा सकें चले जाएं, ठीक है। आगे कहता है दिस में बी करंट पीरियड, आगे पिछले साल लगी हुई तो फिर यही साल है। तो ये कहता है इम्प्रैक्टिकेबिलिटी अगर आ जाए तो एंटिटी को क्या चाहिए? जितना जोर लगा सकते हैं लगा लें, जितना अर्लीस्ट जा सकते हैं चले जाएं, ठीक है। अगर बिल्कुल पिछले साल भी नहीं जा सक रहे तो फिर इस साल का डाटा कोल ही है ना, एनू सही कर लो कम से कम, ठीक है। तो फिर चले जाओगे ना, वो तो मैंने ये कहा कि डाटा नहीं है उनका। ऐसी सूरत में स्टैंडर्ड कह रहा है कि आपका डाटा ऑनलाइन पड़ा है तो फिर इम्प्रैक्टिकेबल नहीं है आपके लिए, जाओ वापस करके आओ सही, ठीक है ना। हाँ, ऑनलाइन ना रखना इसलिए जी। द रीजन ऑफ इम्प्रैक्टिकेबिलिटी कुड बी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है जी। ओके, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की एग्जांपल्स। चेंज इन मेथड ऑफ वैल्यूइंग फ्रॉम फाइफो टू एफको, क्या है ये? चेंज इन पॉलिसी की एग्जांपल। फेयर वैल्यू कॉस्ट से फेयर वैल्यू मॉडल IS 40 में,
ये आसान लग रहे हैं ना, अभी एक बड़ी अहम चीज आगे आ रही है, इसलिए जरा मैं माहौल बनाता हुआ जा रहा हूं उसकी तरफ, ठीक है जी। कॉस्ट से फेयर वैल्यू की तरफ आ गए, क्या है? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, इसका सवाल अभी करवाना है, ठीक है। अच्छा फिर ओपन ही नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, छुट्टी तुम्हें छुट्टी है, जाओ निकल जाओ, दफा हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, गायब कर लो खुद को। सचमुच जा रहे हो यार, ऐसे ना करो यार। हाँ तुम तो सर के चांद हो। अच्छा जी इधर देखें, ये क्या है? कुछ याद है? रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन। अच्छा चलो ये तो बहुत आगे का सवाल है, कोई पुराना सवाल, बिल्कुल छोटा सा सादा सा सवाल देखते हैं। यही था मेरे ख्याल में, छोटा सा सादा सा सवाल जी। यकम जनवरी 15 पे आपने इनिशियल मेजरमेंट किस पे की? कॉस्ट पे। 31 दिसंबर 12 पे आप कॉस्ट पे थे, 31 दिसंबर 13 पे आपने फैसला किया कि आप कॉस्ट पे ही हैं। अच्छा ओके, और यकम जनवरी 14 पे क्या हुआ? आप रीवैल्यूएशन मॉडल पर स्विच कर गए। अभी तक मैंने आईए 16 एक बार भी एग्जाम्पल में नहीं बोला था। आईए 16 में कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल दो मॉडल्स थे ना, मैंने अभी तक नहीं बोला था आईए 8 के टॉपिक में, कोई वजह थी तो नहीं बोला ना, ठीक है। अब 2014 के अंदर कॉस्ट मॉडल से पीपीई को रीवैल्यूएशन मॉडल पे लेकर जाना, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। लेकिन हम रीवैल्यूएशन कर कुर आए, हमने तो कहीं पे रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं की थी इसकी। जरा देख के बताओ, क्या यकम जनवरी 12 वाले साल को हमने सही किया था? 13 को सही किया था, तो सारा कुछ कहां पे कर लिया हमने? 14 में ही। तो फिर ये तो कोई बात ना हुई। एक तरफ मैं कह रहा हूं यह अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं कि आपने रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इसकी की ही नहीं, करके आए हैं हम इसकी अकाउंटिंग, पढ़ आए हैं हम। तो ये क्या चक्कर है? या तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, तो या फिर इसकी ट्रीटमेंट गलत है। क्या करें फिर? को फैसला करो हैं। तो मैंने पक्की छुट्टी दे देनी, अगर अब तुमने एक बार छुट्टी बोला तो पक्की छुट्टी, ठीक है ना? हाँ दे देनी अब मैंने पक्की छुट्टी। जबान तुम्हारी अब ना ओपन हो, ओके, क्लोज्ड रहे। भाई साहब ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या नहीं है, पहले फैसला तो ये कर लें। ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, आईएस 8 कहता है ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। इट इज, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज, ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है, ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज इज है। लाजमी बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो फिर आईएस 8 तुम तो कहते हो कि ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, तो फिर जो हमने वो 22 दिन 20 दिन, बल्कि आप तो पोस्ट वाले हो, आपने को 13-14 दिन खपे थे, 15 दिन इस पे, ठीक है, बड़ी क्लास होती है ना, जो इतना सबसे लेंथी वही टॉपिक था ना, इतना खपे थे रीवैल्यूएशन में, क्या वो सारा कुछ ही गलत किया था? क्या दोबारा जाके हमें वो टॉपिक ओपन करना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है। आईएस 8 कहता है कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाना ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज तो है, लेकिन इसकी अकाउंटिंग मुझसे मत पूछो, इसकी अकाउंटिंग आईएस 16 से जाके पूछो, जैसे वो कहे वैसे कर लो। तो ये जैसे हमने किया था ना, ये आईएस 16 ने हमें कहा हुआ था कि रीवैल्यूएशन पर इस तरह से अकाउंटिंग कर लेना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है कि आईएएस 16 का कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन मॉडल पर जाना, क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? बिल्कुल है।
लेकिन क्या इसकी अकाउंटिंग IAS 8 वाली रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होगी? नहीं। IAS 8 कहता है कि इसकी अकाउंटिंग के बारे में आप जाके पूछ लो IAS 16 से, जैसे वो कहे वैसे करो, मुझसे मत पूछना इसकी अकाउंटिंग पॉलिसी। इसलिए जो हम करके आए वो बिल्कुल सही करके आए थे। वो IAS 16 ने कहा था कि इस तरह से अकाउंटिंग हमने करनी है। ठीक है, चलो जी फिर वापस आओ हुन IAS 8। अब पढ़ो इस एग्जाम्पल को। किधर गई ये? एग्जाम्पल 4, एडॉप्शन ऑफ रीवैल्यूएशन मॉडल। अडॉप्ट किया ऑफ रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर नॉन करंट एसेट्स प्रीवियसली हेल्ड एट कॉस्ट। IAS 16 में वो कहता है इट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, इट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बट इट इज नॉट ट्रीटेड एज पर IAS 8। ठीक है, इट मींस नो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड एंड नोट, हमने नोट भी नहीं बनाया था। रीवैल्यूएशन का कोई नोट बनाया था? वो PPE का नोट बनाया था, उसमें रीवैल्यूएशन आ गई थी, उसके सब नोट थे माना। लेकिन इस तरह से जिस तरह से चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी या प्रायरी एरर करेक्शन का नोट बना रहे हम, इस तरह का कोई नोट तो हमने नहीं बनाया था। आइटम्स अफेक्टिंग SOCI, आइटम अफेक्टिंग SOFP, ऐसा कुछ बनाया था? कुछ नहीं बनाया था। ठीक है, तो अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज तो ये है, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट अकाउंटिंग पॉलिसी IAS 8 के अंडर नहीं करनी है। इसका मतलब कोई रीस्टेटमेंट फिगर्स की नहीं, कोई नोट आपने नहीं बनाना IAS 8 वाला। ठीक है, इसके आगे आप लिख सकते हो इसका आपने, इट इज नॉट ट्रीटेड एज पर IAS 8, रादर इट इज ट्रीटेड एज पर IAS 16। एडिशनल बात लिख लो थोड़ी सी, रादर इट इज ट्रीटेड एज पर IAS 16। मुझे याद आया मैंने कैश फ्लो के 2 सवाल भी डिस्कस करने हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। सुने जी इधर एक एग्जांपल और, ये तो हो गया ना पॉइंट 4। पॉइंट 3 के पहले एग्जांपल सुने। 2021 गुजर गया, 2020 के अंदर आप कॉटन बेल्स खरीदते थे, उनको प्रोसेस करके आप यार्न धागा बनाते थे और स्पिनिंग मिल थे, आप स्पिनिंग मिल थे। ठीक है, और आप ये धागा बना के आगे वीविंग मिल को सेल करते थे। तो आपका कोर बिजनेस क्या था? सेल ऑफ यार्न। मिसाल के तौर पे आपकी सेल्स थी 1000 मिलियन ऐसे। ठीक है, अच्छा उसके बाद लेस आपको पता है कॉस्ट ऑफ सेल होती है, GP आता है, फिर ऐड होती है अदर इनकम्स। ठीक है, अदर इनकम में नॉन कोर एक्टिविटीज की इनकम होती है। ठीक है, यहां पे आपने एक इनकम कमाई हुई थी कमीशन इनकम। ये क्या था? वो आप ना साथ वाले बंदे की, जो साथ वाला फैक्ट्री वाला था ना, उसका यार्न जो बना हुआ था तो उसके कॉन्टेक्ट नहीं थे, वो उससे उठा के आगे अपने किसी बंदे को बेच के अपना कमीशन भी कमाया था आपने। ठीक है, वो मिसाल के तौर पे आपका था जी कोई 100 रुपये, ये भी आ रहा था 100 मिलियन। ठीक है, अब आपकी मेन कोर एक्टिविटी क्या है? यार्न प्रोड्यूस करके बेचना, इसलिए वो आपका रेवेन्यू है। और कमीशन इनकम आपकी अदर इनकम है, नॉन कोर एक्टिविटी है। अब हुआ क्या, 2021 में हालात खराब हो गए और आप इस काबिल ना रहे कि आप खुद से यार्न प्रोड्यूस करें और प्रोड्यूस करके आगे सेल करें। लेकिन आपके कॉन्टैक्ट्स अभी भी थे, आपके अपने हालात माड़े हो गए, कोई मसला नहीं है, कॉन्टैक्ट्स अभी भी वैसे ही थे। तो आपने आसपास सारे हमसायों से जिनके कॉन्टैक्ट्स कम थे, उनसे यार्न को उठा के, माल को बने बनाए को उठा के आगे बेच के अपना कमीशन खड़ा करना शुरू कर दिया। अब आपकी कोर एक्टिविटी क्या बन गई है? कमीशन इनकम। ठीक है, तो आपने इस साल कमीशन इनकम को जो है इधर क्लासिफाई करना है। रेवेन्यू मेन आपकी चीज है, रेवेन्यू, सेल को रेवेन्यू कहते हैं ना, रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू ब्रॉडर टर्म। ठीक है, तो रेवेन्यू के अंदर आपको कमीशन इनकम लेकर जानी पड़ेगी, पिछले साल वाली नहीं। इस साल मिसाल के तौर पे आपने 580 रुपया को जो कमाया है, ये कमीशन कमाया है। ठीक है, अब एक मसला आ रहा है, अगर आप गौर फरमाएं तो मसला क्या आ रहा है? आप पहले
अदर इनकम में कमीशन को रखते थे। इस साल आपने कमीशन को रेवेन्यू के अंदर लिख लिया, तो IAS 8 कहता है ये भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। ये भी क्या है? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है कि आपने प्रेजेंटेशन बदल ली एक लाइन आइटम की। पहले एक चीज आपकी अदर इनकम कहलाती थी, अब वो आपकी कोर एक्टिविटी वाला रेवेन्यू कहलाने लग गया है। ठीक है, तो ये भी क्या है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ, ये MCQ बन सकता है, इससे प्रैक्टिकली तो सवाल इसमें से आना मुश्किल है। बहरहाल आप ये तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है जी? ये क्या है? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। पढ़ो क्या कहता है जी 3 में। Classifying commission earned as revenue in statement of profit or loss, having previously classified it as other operating income। समझ आ रही है बात की? ये बात समझ आ गई? चल एक मिनट, वारी वारी यार। नहीं, एग्जाम्पल स्टैंडर्ड ने दी हुई है, पढ़ा दिया ताकि MCQ में आए तो कर लो। बेसिकली उसने कमीशन इनकम को अदर इनकम से पिछले साल में उठा के इस साल रेवेन्यू में डाला है। तो बेसिकली उसने यही किया है। ठीक है, तो इसको चेन अकाउंटिंग पॉलिसी क्यों कह रहे हैं? प्रीवियसली अदर इनकम में जाने वाला आइटम अब रेवेन्यू के अंदर आ गया, तो पिछले साल से ये साल कंपेरेबल नहीं रहा, तो स्टैंडर्ड कहता है ये चेन अकाउंटिंग पॉलिसी है। बेसिकली इसने ये किया है। ओके यार, कहाँ गया गुस्सा? यार गुस्सा नजर आ रहा है? गुस्सा ऐसे होता है ऐसे जी। हाँ मैंने किया गुस्सा फिर। अच्छा जी, डिस्क्लोजर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। डिस्क्लोजर यानी नोट में क्या कुछ हो। स्टैंडर्ड ने लिखा हुआ है कि इसके अंदर टाइटल ऑफ स्टैंडर्ड लिखो। IAS 23 बदला था, याद आ रहा है? तो जो अंग्रेजी पर्चे में लिखी हुई थी हमने लिखी थी ना। ठीक है, अ न्यू स्टैंडर्ड केम विच, उस जिसने कहा कि ये कर दो ये कर दो। ठीक है, तो टाइटल ऑफ स्टैंडर्ड लिखो, नेचर ऑफ चेंज लिखो। क्या चेंज आई जी? उसने कहा था कि पहले जो बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंस आउट होती थी, आज से वो क्या कर दो? कैपिटलाइज कर दो। अंग्रेजी लिखते थे हम। ठीक है, फिर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ट्रांजिशनल प्रोविजन। सवाल में लिखा हुआ था कि स्टैंडर्ड ने कहा है कि आप उसको चाहो तो इसी साल से इफेक्टिव करो या चाहो तो पहले से कर लो। इस एंटिटी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि इसको प्रीवियसली रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करेंगे। ये सारी अंग्रेजी सवाल के पहले पैरा से उठाकर लिखी थी। और बोलो, बल्कि इवन ये वाला पॉइंट भी कि यानी कि जो आप प्रैक्टिस सेट 1 अगर ओपन करें ना, ओपन कर लें, ज़रा ओपन कर लें, तो ये पहले 4 पॉइंट्स उसमें कवर होते हैं। ठीक है ना? क्या मतलब? सवाल के अंदर जो डाटा गिवन है, ठीक है, सवाल के अंदर जो डाटा गिवन है पहले पैरा में, उसको एज इट इज लिख देना पहले 4 पॉइंट्स को कवर कर देता है। ये देखो, ये मैंने हाईलाइट भी किया था, अंग्रेजी हमने लिखी थी, आपको लिखवाई थी। ड्यूरिंग 13 अ रिवाइज्ड IFRS ऑन बोरिंग कॉस्ट वाज पब्लिश्ड। आ गया टाइटल? बोलो, आ गया टाइटल? द कंपनी हैड प्रीवियसली बीन expensing borrowing cost, but IFRS require borrowing cost to be capitalized in cost of related asset। ठीक है, तो ये हमने क्या बताया? पहले टाइटल बताया, फिर नेचर ऑफ चेंज भी बता दिया। अब मैंने जरा शॉर्ट कर दिया था, पूरी कहानी लिखे तो वो सारी कहानी इधर लिखी हुई है। क्या वो कहता है जी? Revised IFRS provided transitional provision that allowed company to capitalize costs from beginning from 2004 or before this date if preferred the entity chooses to capitalize borrowing costs from earliest date possible। ठीक है, तो ये 4-5 लाइनों के अंदर हमने पहले 4 पॉइंट्स ही तो लिखे। तो ये डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है, स्टैंडर्ड ने कहा हुआ है। यूजर को क्या पता क्या हुआ? यूजर को अंग्रेजी में लिख के बताना पड़ता है कि क्या हुआ। ठीक है ना? उसके बाद ये 4 पॉइंट्स तो हो गई हमारी अंग्रेजी, अंग्रेजी। ठीक है जी, वो जो आपने ऊपर अंग्रेजी लिखी थी, डन। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात, फॉर करंट एंड प्रीवियस ईयर्स। यहीं पर रुक कर मैं आपको प्रायर ईयर एरर करेक्शन के नोट की रिक्वायरमेंट पढ़ाना चाहूंगा। वो है पेज नंबर 380 पर। यहां पे क्या लिखा हुआ है?
फॉर ईच प्रायर पीरियड ओनली। ये वो फर्क था जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था। क्या स्टैंडर्ड ने लिखा हुआ है असल में, क्या ये छोटी सी लाइन थी, अब वहां पे याद ना करके आते तो यहां समझ ना आती। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आया है तो करंट और प्रायर पीरियड को प्रेजेंट करो, और अगर प्रायर ईयर एरर करेक्शन है तो सिर्फ क्या लिखा हुआ इसने, प्रायर ईयर को प्रेजेंट करो। करंट ईयर को मैंने कहा था प्रेजेंट हमने नोट एरर करेक्शन नोट के अंदर प्रेजेंट नहीं करना, ठीक है ना। ये जरा फर्क बताना था, वापस आए जी। तो फॉर ईच करंट एंड प्रीवियस पीरियड, 2003 में खड़े थे तो 3 भी, 2 भी, 1 भी, याद आ रहा है। फॉर ईच प्रीवियस एंड करंट पीरियड द अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट्स टू ईच लाइन आइटम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। बेसिक और डायल्यूटेड में क्या करना है ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तो तभी बताऊंगा, फिलहाल इसको रहने दें, ठीक हो गया और सही है। और एडजस्टमेंट रिलेटेड टू अकाउंटिंग पीरियड्स बिफोर दोज प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा जी, इफ रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इज इम्प्रैक्टिकेबल, जो कि हमारे पर अभी अप्लाई ही नहीं हुआ, अगर क्योंकि अगर वो अप्लाई हो जाए तो हमने तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। बल्कि हमने तो अंग्रेजी में लिख के बता देना है कि जी हमारी रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन क्या हो गई है, इम्प्रैक्टिकेबल है। तो ऐसा सवाल थोड़ी देगा वो हमें। बहरहाल स्टैंडर्ड तो सारी दुनिया के लिए बनते हैं ना, तो वो कह रहा है अगर रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए तो लिख के बता दो एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ चेंज हैज बीन अप्लाइड, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट, दीज आर नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। इंपॉर्टेंट 3 एग्जांपल्स हैं, ठीक है। पहली एग्जांपल, अच्छा आप पहले क्या करते थे, आप एक सॉफ्टवेयर हाउस हैं, ठीक है, और आप जब भी कोई नए एम्प्लॉयज़ हायर करते थे तो आप उनके लिए लैपटॉप्स नए खरीदते थे बाजार से जाके। क्या करते थे, नए लैपटॉप परचेज करते थे। यानी आपकी पॉलिसी क्या थी, पॉलिसी नॉट अकाउंटिंग पॉलिसी, दिस इज बिजनेस पॉलिसी। आपकी पॉलिसी क्या थी, और भाई उठ जा, हमारी पॉलिसी, अब पता नहीं तुम सोए हुए हो, पॉलिसी हमारी बिजनेस पॉलिसी और अकाउंटिंग पॉलिसी का फर्क आने लगा, ठीक है जी। थोड़ी हिम्मत करो, क्या हो गया। कोशिश तो मेरी यही होती है कि थ्योरी ना ही पढ़ाऊं, लेकिन अब थोड़ी बहुत तो पढ़नी पड़ी, मजबूरी तो पढ़नी पड़ती है ना। सारा कुछ तो करवा दिया, सिर्फ दिखा रहा हूं कि ये सारी बातें ऐसी, फिर एडिशनल चीजें भी कुछ होती हैं। सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहा हूं। आपकी बिजनेस पॉलिसी, दिस इज नॉट एन अकाउंटिंग पॉलिसी, ये आपकी बिजनेस पॉलिसी है कि आप हर नए एम्प्लॉय को लैपटॉप खरीद के देते हैं। तो आप हर 6 महीने बाद जो नई रिक्रूटमेंट करते हैं, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर हाउस हैं तो आप हर वक्त आप जो है वो प्रोफेशनल्स को हायर करते रहते हैं, काम आपका बढ़ रहा है, प्रोफेशनल्स बढ़ रहे हैं। तो हर 6 महीने बाद आप जो 10, 12, 15 बंदे हायर करते हैं, आप उनके लिए नए लैपटॉप्स परचेज करते हैं। आपने सोचा ये परचेज करने की बजाय आइंदा से हम इनको लीज पे ले लिया करेंगे। क्या कर लेंगे, लीज पे। स्टैंडर्ड कहता है ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं है, ये बिजनेस डिसीजन, बिजनेस पॉलिसी का चेंज है, ठीक है। आप पहले एसेट परचेज किया करते थे, आज आपने फैसला कर लिया है कि आप एसेट्स को लीज पे लिया करेंगे, तो ये आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं है, ये आपकी बिजनेस पॉलिसी का चेंज है। तो इसको अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज मत समझना, क्लियर। दूसरी बात, चलो पढ़ लो, पॉइंट 1, स्विचिंग टू परचेजिंग प्लांट यूजिंग लीजेज from a previous policy of purchasing plant for cash, it is a business policy, ठीक है। अच्छा, अब अगला पॉइंट मैं समझा देता हूं, ठीक है, लेकिन ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, पर किसी एमसीक्यू में आ जाए तो फिर ऐसे ही फंसे ना हुए हों। कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट आप FAR 2 में जाकर पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे PTCL, पहली ही एग्जांपल किताब के अंदर FAR 2 के अंदर PTCL और यूफोन की दी गई है कि PTCL ने यूफोन को 50% से ज़्यादा जब एक्वायर कर लिया तो यूफोन PTCL की सब्सिडरी बन गई। अब ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस तो ज़रूर हैं, लेकिन दुनिया वालों के लिए ये एज अ होल एक ग्रुप हैं, ये एज अ होल एक ग्रुप हैं। तो रिक्वायरमेंट क्या है, PTCL अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाएगा, यूफोन अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाएगा, और फिर ये PTCL वाले जो बड़े पेरेंट के अकाउंटेंट हैं वो इन दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाएंगे, ठीक है। अब इसको जगा दो जरा। अब सुनो, यूफोन यूज कर रहा था इन्वेंट्रीज के लिए FIFO सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और PTCL यूज कर रहा था FCO,
ठीक है। अब जब ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने लगी तो यूफोन के फाइफो वाली इन्वेंट्रीज को हमने एवको पे कर लिया ताकि पूरे ग्रुप एज अ होल ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेंट्रीज एक ही अकाउंटिंग पॉलिसी पे आ जाएं। तो स्टैंडर्ड ने कहा कि ये कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट तो हो सकती है, इसको आप चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं कहेंगे क्योंकि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इन्होंने कुछ नहीं चेंज किया, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चेंज हो रहा है। बहरहाल ये एप्लीकेबल नहीं है आप पे कॉन्सेप्ट, क्योंकि कंसोलिडेशन ही आप पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कोई एमसीक्यू ना आ जाए इसलिए मैंने एहतियातन पढ़ा दिया। पढ़ो। Changing the value of a subsidiary's inventory in line with group policy for inventory valuation when preparing consolidated financial statements. It is a consolidation adjustment because subsidiary does not change policy in separate financial statements. समझ आई है थोड़ी बहुत चले। हिम्मत थोड़ी सी जी। अच्छा जी, सुने, एक कंपनी है, उसने आज से पहले कभी लोन लिया ही नहीं था क्वालिफाइंग एसेट बनाने के लिए, तो कोई इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं करते थे। उन्होंने इस बार पहली बार क्वालिफाइंग एसेट बनाने के लिए एक लोन ले लिया और उस पर इंटरेस्ट पे किया और उसे कैपिटलाइज कर लिया। अब किसी सियाने ने कहा सर पहले इंटरेस्ट था ही नहीं, अब कैपिटलाइज होता, पहले इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता ही नहीं था, देखें आज कैपिटलाइज हो रहा है, तो है ना चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो स्टैंडर्ड ने कहा चुप करके निकलो यहां से, ऐसे फजूल मशवरे ना दो। स्टैंडर्ड ने कहा है, मैंने नहीं कहा, और मैंने इधर को निकलने को कहा है, इधर को नहीं कहा, ठीक है ना, सॉरी मैंने नहीं, स्टैंडर्ड ने कहा इधर को निकलो, तो निकलो इधर को, ठीक है। अच्छा तो स्टैंडर्ड कहता है दिस इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, दिस इज सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग, पहली बार एडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है, दिस इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ये थर्ड पॉइंट में भी यही बात लिखी हुई है, पढ़िएगा, ठीक है जी। उसके बाद इन एग्जांपल्स को पढ़िएगा। उसके बाद चेंज इन एस्टीमेट है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2, इसको रीड ओनली करना है, मैं कल पढ़ाऊंगा, ज्यादा बोझ बढ़ रहा है क्योंकि अब मैंने कैश फ्लो वाले 2 सवाल में से एक डिस्कस करना है, ठीक है। ओके, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, चुप कर जाएं। लर्निंग आउटकम 3 भी आपने रीड करके आना है, सारे का सारा, अदर एस्पेक्ट्स भी रीड करके आने हैं। ये मैं सारी चीजें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है जी। प्लीज जी फरमाएं। भाई साहब कह रहे हैं कि IS 40 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को निकाल के IS 2 इन्वेंट्रीज में ले गए, तो क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? आप बताएं। नहीं है भाई, वो सही कह रहे हैं, नहीं है। क्यों? आप IS 2 में लेकर गए हो, अब पहली बार वहां पे जाके आपने पूछना है इसको फाइफो पे रखें या एफको पे रखें, तो वहां पे पहली बार वहां की अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट होगी। ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, तो ट्रांसफर कर दिया था आपने, ठीक है। अच्छा जी, अब ओपन करें जरा सिंध रोबोटिक्स। यार थ्योरी ज्यादा पढ़ा दी मैंने, सिंध रोबोटिक्स डिस्कस करना था। आपस की बात है, मेरा अपना दिल भी नहीं कर रहा था इसलिए मैं बस कर रहा हूं, वरना कभी ना करता। अब सुनो, अब सुनो 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 सुनो, कल इंशाल्लाह डिस्कस कर दूंगा मैं आपके साथ सिंध रोबोटिक्स भी, लेकिन लाजमी है मर्दान सॉफ्टवेयर भी आपने करके आना, ठीक है। तो IS सुनो, थ्योरी पढ़ने के बाद IS 8 के सारे MCQs आपने, भाई किताबें बंद जो कर रहे हैं ना उसकी छुट्टी मैंने बंद कर देनी है, अभी सब्र कर जाओ, जहां पे हम वहीं रुक जाएं। IS 8 के MCQs, IS 8 के MCQs सारे करके आइएगा, और सिंध रोबोटिक्स और मर्दान सॉफ्टवेयर का सवाल भी लाजमी कर लीजिएगा। कल ईद वाले नए कपड़े जो ईद पे पहने थे ना, वो दो आके दोबारा पहनिएगा। कल नया टॉपिक IS 33 इंशाल्लाह
ईपीएस से स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, साथ में पेंडेंसीज भी चलती रहेंगी, दूसरे टॉपिक्स की रिवीजन। ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।